नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रस्तावना कौशल यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोगों का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का एक कौशल है, एक टाइप है। आपको पता है कि माइक्रो टीचिंग जब आप करते हैं तो आपको विभिन्न कौशलों के ऊपर आप लोगों को सूक्ष्म पाठ्य योजना बनानी होती है। तो एक एक बारीकी आपको पता होनी चाहिए सभी कौशलों के बारे में, तभी आप जाके एक अच्छी पाठ्य योजना तैयार कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रस्तावना कौशल के बारे में बताऊंगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कौशल होता है वो प्रस्तावना कौशल ही होता है। अगर आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होगा भी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल क्या है। तो आपको पता ही है कि अगर आप माइक्रो टीचिंग करते हैं तो अनेक कौशलों पे, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, आपको करना होता है। यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग बनानी होती है, जिसमें आपका श्यामपट्ट कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल होता है, जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। पुनर्बलन कौशल के बारे में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इसी तरीके से आपका प्रश्न कौशल होता है, जिसको प्रश्नीकरण कौशल भी कहते हैं, व्याख्या कौशल होता है, प्रदर्शन कौशल होता है। तो विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रस्तावना कौशल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि छात्राध्यापक अपने शिक्षण को, जैसे अगर आप छात्राध्यापक हैं या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हैं, तो आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक कौशलों का यूज करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो कौशल हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया, अच्छे तरीके से श्यामपट्ट को पे लिखना। प्रदर्शन कौशल हो गया, जैसे अच्छे तरीके से आप जो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको प्रदर्शित कर सकते हैं किसी चार्ट के माध्यम से या फिर लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से। प्रश्न कौशल यानी कि अच्छे तरीके से आप प्रश्न को पूछ सकते हैं बच्चों से। व्याख्या कौशल यानी कि आप अपनी चीज़ों को, जो बच्चों को आपको बताना, अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या कर सकें। इसी तरीके से आप ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? आप अपने शिक्षण कौशल को, यहाँ पे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ये सब सारी चीज़ें करते हैं। इसमें जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या है? आप सबसे पहले काम करते हैं प्रस्तावना कौशल, और सबसे ज़्यादा एग्जामिनर जो होता है वो प्रस्तावना कौशल के द्वारा ही आपको यहाँ पे देखेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से प्रस्तावना कौशल आप पूछ रहे हैं, प्रस्तावना के प्रश्न पूछ रहे हैं। और प्रस्तावना के द्वारा ही आप बच्चों को बताएंगे कि पाठ्य पुस्तक जो आप पढ़ाने वाले हैं उसे परिचित कराएंगे कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, और उनको प्रेरित करेंगे बच्चों को अपने प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों के द्वारा ही। किस तरीके से आप पूछ रहे हैं प्रश्न, हाव भाव क्या है आपका, ये सारी चीज़ें बच्चों को प्रेरित करेंगी। तो ये हो गया प्रस्तावना कौशल क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब सभी कौशलों के आपको पता है घटक होते हैं और उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य क्या है, आप प्रस्तावना कौशल क्यों बनाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए, पाठ के प्रति रुचि जागृत करना, यानी कि आपको जो आपका चैप्टर जो पढ़ाने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं जाएंगे क्लास में तुरंत पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। पहले बच्चों को मोटिवेट करिए, उनके अंदर रुचि पैदा करिए कि वो उस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हों। ठीक, उसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि बच्चों को ऐसे प्रश्न पूछिए, ऐसे तरीके से प्रस्तावना के प्रश्न बनाइए जिससे बच्चों के अंदर खुद जिज्ञासा हो कि वो आगे इस चैप्टर के बारे में जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़े। चिंतन पैदा करना, चिंतन पैदा करने का मतलब है वो आप पूर्व ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके अंदर ऐसे प्रश्न हो जिससे उनके अंदर खुद सोचने समझने की, चिंतन करने की क्षमता उत्पन्न हो सके। ध्यान केंद्रित करना, यानी कि उस चैप्टर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर ध्यान आकर्षित करिए बच्चों का। उनका पढ़ाई, छोटे बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है 30-35 मिनट की क्लास है तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता, लेकिन आपका एक अच्छे छात्राध्यापक, एक अच्छे छात्राध्यापिका का यही कार्य है कि बच्चों का ध्यान केंद्रित कर सके। और यहाँ पे क्या है, देखिए लास्ट में छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करके उन्हें नवीन ज्ञान से जोड़ना, यानी कि जैसे कक्षा 7 का बच्चा है, कक्षा 7 के बच्चे को पढ़ाने गए हैं, कक्षा 8 के बच्चे को पढ़ाने गए हैं, तो उनका अभी तक क्या पूर्व ज्ञान रहा है, उनको कितनी नॉलेज है अभी तक उस टॉपिक से रिलेटेड। पहले तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। आप जो प्रश्न पूछेंगे वो पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित होना चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न पूछेंगे उनको नवीन ज्ञान से आपको जोड़ना भी उन प्रश्नों के द्वारा ही, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने की आप एक तरीके से पुल का काम करेंगे, ब्रिज का काम करेंगे कि पूर्व ज्ञान से उनके नवीन ज्ञान को जोड़ना। ये हो गया उद्देश्य। अब यहाँ पे प्रस्तावना कौशल घटक कौन कौन से हैं। घटक का मतलब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है प्रश्न बनाते समय। तो यहाँ पे कौशल को प्रस्तुत करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिन्हें कौशल के घटक कहते हैं। उसी तरीके से आज प्रस्तावना कौशल हम देख रहे हैं, तो प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भी मैंने बताया, प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, यानी कि बच्चों को जितना ज्ञान है, जैसे कि कक्षा 7 का बच्चा है तो उसको कक्षा 6 तक की ही नॉलेज तो होगी, ऐसा तो नहीं कक्षा 7 का बच्चा है तो उसको कक्षा 10-11 की नॉलेज होगी। तो ऐसे प्रश्न बनाइए जो कक्षा 6-7 से रिलेटेड ही हो, उसी लेवल का हो। प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित हो। इतिहास का आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इतिहास से रिलेटेड ही प्रश्न पूछिए। ऐसा नहीं कि इतिहास से प्रश्न पूछ रहे हैं और साइंस का आप इतिहास पढ़ा रहे हैं और साइंस का प्रश्न पूछ रहे हैं।
आप साइंस पढ़ा रहे हैं उसमें आप इतिहास का प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपका प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न श्रृंखला में हो, यानी कि अभी आपको मैं बताऊंगा आगे में इस वीडियो में ही आपको प्रस्तावना कौशल का एक सूक्ष्म शिक्षण भी दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो पहले तो प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर मिलेगा बच्चों से, फिर उससे आप दूसरा प्रश्न बनाएंगे, फिर उसका आंसर मिलेगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, उससे आंसर मिलेगा। इस तरीके से श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी आप प्रश्न पूछ रहे हो सकता है कि बच्चों को समझ ना आए, उसके साथ आप सामग्री ले जाइए, चार्ट ले जाइए, लपेट सैंपल ले जाइए, कुछ ऐसा बना के ले जाइए जिससे कोई फिगर किसी का बना के ले जाइए, जिससे बच्चों को आप फोटो या फिर कोई इमेज या फिर कोई सामग्री दिखा के बच्चों से प्रश्न पूछ सकें, जिससे बच्चे आसानी से आपके प्रश्नों को हल कर पाएंगे, बता पाएंगे। प्रश्नों की जो भाषा वो सरल होनी चाहिए, यानी कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं उसका लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको हिंदी आती है तो उनको उनसे इंग्लिश में प्रश्न पूछिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस लेवल पे जिस भाषा में वो समझते हैं बच्चे, उसी भाषा में सरल तरीके से आप प्रश्न पूछिए। और लास्ट देखिए, प्रश्न कौशल को उपयुक्त समय में समाप्त करना, यानी कि जो समय है आपको पता है कि प्रस्तावना कौशल का आपको समय या फिर किसी भी सूक्ष्म शिक्षण का मानक समय जो होता है अवधि वो 7 मिनट का होता है। तो ऐसे प्रश्न बनाइए जो उस समय के अनुसार ही खत्म हो सके। तो ये हो गया आपका प्रस्तावना कौशल के घटक। अब ये प्रस्तावना कौशल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती, तो वही है जो आपके घटक हैं, उन्हीं में आपको कोई गलती नहीं करनी है, जिससे जो सावधानियां आपको बनती हैं। तो घटक में क्या था, पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए प्रश्न को। ठीक, तो अगर आप पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, उसमें रुचि नहीं लेंगे। दूसरा है प्रस्तावना प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप सभी मैंने बताया कि प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का आंसर आएगा, उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, ऐसा होना चाहिए। जेड फॉर्म में जो होता है, मैंने बताया ना, ऐसे इसका आंसर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे प्रश्न बनेगा, फिर यहाँ पे आंसर मिला, तो ये इसको जेड फॉर्म कहते हैं। तीसरा है प्रश्न पूछते की गति में स्थिरता होनी चाहिए, यानी ऐसे प्रश्न पूछिए जैसे कि हड़बड़ा के मत पूछिए और बहुत धीरे धीरे भी ना पूछिए कि एक शब्द बोल रहे हैं फिर रुक रहे हैं। प्रश्न ऐसे पूछिए कि एक स्थिरता होनी चाहिए, एक तरीके से बच्चों को समझ में आए, ना कि बहुत धीरे धीरे पूछिए, ना ही बहुत तेज़ी से पूछिए। और आपकी आवाज़ में तो बुलंदी होनी चाहिए, अच्छी आवाज़ में बोलिए, ये नहीं कि बस धीरे धीरे कि बस आगे वाली रो ही समझे। आपकी क्लास का सबसे लास्ट बंदा अगर लास्ट रो में बैठा है उसको भी आपकी आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए। और जो प्रश्नों का आपका आंसर मिलेगा बच्चों से वो हाँ या ना में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या आप भारत देश में रहते हैं तो बच्चे हाँ बोले हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसा प्रश्न बनाइए जो बच्चे उसका आंसर दे सकें एक्सप्लेन करके। और चौथा यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना प्रश्नों की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी के समझने वाले बच्चे उनसे इंग्लिश पूछिए, या फिर कुछ बच्चे जो इंग्लिश समझते हैं उनसे हिंदी पूछिए। पांचवा यहाँ पे देखिए है, प्रश्नों के प्रवाह में के समय शिक्षण सहायक सामग्री का उचित उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण सहायक सामग्री आप यूज करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको TLM कहते हैं, उसका उचित उपयोग, जैसे अगर श्यामपट्ट का उचित उपयोग करिए, चार्ट बना के ले गए उसको सही समय पर दिखाइए। इसका ऐसा नहीं कि आप चार्ट बना के ले गए उसको टांग दीजिए, उसका कोई उपयोग ही ना करिए। और कम से कम यहाँ पे आप 4 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रस्तावना प्रश्न कम से कम 4 से 5 होने चाहिए, वैसे कम से कम तो 3 होने चाहिए, मैक्सिमम 5 से 6 भी हो सकता है, लेकिन जो एवरेज है वो 4 से 5 होना चाहिए। छठवां प्रश्न पूछ लेने के पश्चात उद्देश्य कथन छात्रों में जिज्ञासा पैदा करने वाला होना चाहिए। जैसे कि आप प्रश्न पूछ लिए, आपको लगता है कि बच्चे अब उस लेवल पे जाके रुक रहे हैं, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण हो गया, उसके बाद अपना उद्देश्य कथन इस तरीके से बोलिए कि बच्चों आज हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों में आप तेज़ी से बोलेंगे, मतलब उचित लय और गति से, तो बच्चों में जिज्ञासा पैदा होगी। उसके बाद सातवां देखिए, प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आप बोल रहे हैं और इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं होना चाहिए। और आठवां देखिए, प्रश्नों का प्रवाह उचित गति के साथ होना चाहिए, यानी कि प्रश्न का जो प्रवाह है उचित गति से, जो मैंने अभी बताया, देखिए लिखा हुआ है, अपनी आवाज़ ऊंची एवं स्पष्ट रखनी चाहिए, जिससे पीछे जो बैठा छात्र है उसको भी आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे। ये हो गया आपका जो प्रस्तावना कौशल के बारे में मैंने बता दिया। अब इसी के ऊपर एक सूक्ष्म शिक्षण बना के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल बनाते समय प्रस्तावना कौशल इस तरीके से लिखा जाता है। उसका दिनांक लिखनी होती है, कक्षा किस क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, विषय हमारा है सामाजिक अध्ययन का, कालांश यानी कि चक्र जिसको कहते हैं, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे चैप्टर को पढ़ाने, तो द्वितीय पीरियड लिखा गया है। समयावधि जो मैंने आपको बताया 7 मिनट का, और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसमें आपको 3 कॉलम बनाना होता है। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम बनाया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, लड़कियाँ तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, और तीसरा कॉलम छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया 5,000 और 1,000 की नोट को किसने बंद करवाया, तो बच्चे बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी ने।
तो यहाँ पे आप सभी को पता है, सभी बच्चों को पता है कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, इसमें आपको पता है कि 500 की और 1000 की नोटें बंद की गई थी। तो यही प्रश्न आपसे पूछे, आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उसमें से, आपकी क्लास में 10-20 जो बच्चे हैं उसमें से कोई ना कोई बच्चा तो आपका आंसर देगा ही देगा। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी आपको मिल गया आंसर। कोई बच्चा बोलेगा नरेंद्र मोदी, कोई बच्चा बोलेगा श्री नरेंद्र मोदी, और कोई बच्चा बोलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस तरीके से बोलेगा। उसका दूसरा प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे, अब नरेंद्र मोदी जी से ही बनेगा यहाँ पे उनके नाम से। नरेंद्र मोदी वर्तमान में कौन से पद पर हैं? तो बच्चे बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री को, अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको यहाँ पे मिला, तो फिर तीसरा प्रश्न बनेगा प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में आप क्या जानते हैं? नहीं बता पाएंगे बच्चे, उत्तर देने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन कक्षा 6-7 के बच्चे हैं तो आपका सही से आंसर नहीं दे पाएंगे, उत्तर देने का प्रयास करेंगे, यानी कि ये प्रश्न उनके लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे आप लिखिए विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करेंगे, या फिर समस्यात्मक प्रश्न भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। बच्चों आज मैं आप लोगों को राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में विस्तारपूर्वक बताऊंगा। लास्ट में आपको इस तरीके से आपको कौशल के घटक के बारे में आपको यहाँ पे टैली बनाना है, जिसमें आपको सर्वोत्तम, बहुत अच्छा, सामान्य और असंतोषजनक मिलेगा। जो भी आप जिस तरीके से आप करेंगे, पूर्व ज्ञान का प्रयोग करेंगे अच्छे से तो सर्वोत्तम मिलेगा, नहीं करेंगे तो असंतोष मिलेगा। इसी तरीके से जितनी भी यहाँ पे घटक हैं उनका सही से उपयोग करेंगे तो आपको सर्वोत्तम या फिर बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं करेंगे तो असंतोष या फिर सामान्य मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा आज का सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना जो प्रस्तावना कौशल के ऊपर था वो समाप्त होता है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर डेली बेसिस पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रख सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों की जो वीडियो के माध्यम से हेल्प करना चाहता हूँ उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।